नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो 12 से 18 जुलाई तक सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, उसके जो फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी हम कैसे करें और कहां से करें। क्योंकि जैसा कि आप सभी को विदित है कि टाइम बहुत कम है, मात्र 35 दिन हमारे पास है। तो इन 35 दिनों में हम तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी पर ही पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो 35 मिनट के आसपास लगभग रहेगा और इस वीडियो में हम ये देख लेंगे कि हमें कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और एक बात जरूर है, वो मैं आपको बता देता हूं कि जो अभ्यर्थी प्रारंभ से ही, जैसे रीट का एग्जाम हुआ था उसके बाद से ही वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में लगे हुए हैं और जो एक या दो बार उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट पेपर का और रिवीजन चल रहा है, वो अभ्यर्थी अगर चाहे तो वो अपना रिवीजन अपने प्रकार से चालू रख सकते हैं। परंतु स्पेशल रूप से ध्यान रखना है वो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक तो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे और अब वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने के बाद में उनके सामने एक वैकेंसी बचती है, वो है सेकंड ग्रेड की। तो और वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है। इसके अलावा जो प्रारंभ से ही सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी एक बार इस वीडियो को देख लें और अगर उनको लगता है कि जिस पैटर्न पर वो तैयारी कर रहे हैं अगर उसमें थोड़ा सा सुधार करना है तो वो इस क्लास में जो भी चीज बताई जाती है उसके अनुसार आप सुधार कर लेना। क्योंकि एक चीज मैं बताता हूं, अभी आपने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लगभग सभी अभ्यर्थियों ने दिया है अलग अलग सब्जेक्ट का, परंतु आपने ये चीज देखी होगी कि जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसकी जो मतलब भाषा है प्रश्न की, उस पेपर का जो लेवल है वो काफी कठिन लेवल का आ रहा है और जिसमें क्या हो रहा है अभ्यर्थी के लिए वो 40% मिनिमम लाना मुश्किल हो रहा है। सब्जेक्ट में मैंने ऐसे अभ्यर्थी के बारे में भी पता चला है, उनसे बात भी हुई है कि सर सब्जेक्ट में हमारे 125, 126, 130 नंबर बन रहे हैं, परंतु जो फर्स्ट पेपर है उसमें 31-32 नंबर ही बन रहे हैं। ठीक है, और जिनमें से कुछ परसेंट डाउट है तो वो एकदम बाउंड्री पर है कि उनका हो सकता है कि अगर वो 1-2% कम हो गए तो उनका सिलेक्शन होगा नहीं, अगर वो 1-2% सही हो जाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक हमारी एक भाग्य की बात है, उसे छोड़ दीजिए एक बार। अभी हमारे सामने सेकंड ग्रेड का एग्जाम है तो उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और जैसा कि आपने देख लिया होगा पेपर किस प्रकार हैं और कहां से हमें पढ़ना है वो हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि समय बहुत कम है, मात्र 35 दिन है बड़े बड़े हमारे पास। इन 35 दिनों में हम किस प्रकार की एक तैयारी कर सकते हैं हमारी तरफ से, उस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी आप अपने भाग्य पर छोड़ दीजिए, जो भी होगा वो हमारे भाग्य में है वो ही होकर रहेगा। क्योंकि नए आपने कई बार ट्रकों के पीछे लिखा होगा, देखा, नए भाग्य से ज्यादा और नए भाग्य से पहले कभी किसी को कुछ मिलता है। ठीक है, तो इसी स्लोगन को आप अपने दिमाग में रखना है और अपना जो कर्म एक ही है कि हमें सिर्फ मेहनत करनी है अपने लक्ष्य के लिए, उसकी ओर आपको आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान जीके से संबंधित जो टॉपिक है उनको देख लेते हैं। सिलेबस आप सभी को पता है, जैसा कि राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जल व्यवस्था, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, पशुपालन, डेयरी विकास, जनसांख्यिकी विशेषताएं, जनजातीय उद्योग, पर्यटन और प्रमुख पर्यटन स्थल, ये भूगोल से संबंधित टॉपिक है। तो भूगोल के लिए आपको सिर्फ एक ही किताब पढ़नी है, उसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप पहले से ही कोई और किताब में पढ़ रहे हो
और अब नई किताब आप नहीं पढ़ सकते हो, तो एक वो बात एक तरफ है, आप उसी पुरानी वाली जो किताब जिस भी पब्लिकेशन की आप किताब से तैयारी करे हो उसी को पढ़ लेना। परंतु अगर मेरी राय मानो तो आपको सिर्फ हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो हरिमोहन सक्सेना की जो किताब है आपको वही पढ़नी चाहिए, उसके अलावा आपको कोई भी किताब नहीं पढ़नी चाहिए। क्योंकि ये जो किताबें होती है ना, ये सबसे सरल होती है, इनकी भाषा सरल होती है, ये समझने पर आधारित होती है, और इसके अलावा इसमें जो पॉइंट होते हैं, फैक्ट होते हैं, वो भी कम दिए होते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होगा, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और वो ही पॉइंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने पेपर दिया है, आपको ज्यादा अनुभव होगा इन पॉइंटों का। ठीक है, तो राजस्थान का भूगोल आपको सिर्फ और सिर्फ हरिमोहन सक्सेना की किताब से पढ़ना है, इसके अलावा और कोई भी किताब आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके अलावा एक चीज मैं और बता देता हूं कि जो अभ्यर्थी पहले से ही कोई और पब्लिकेशन की है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन हो, लक्ष्य हो, सीखवाल हो, नाथ हो, कलाम की हो, जिस भी पब्लिकेशन की वो किताबें पढ़ रहे हैं तो वो ही पढ़ लें। क्योंकि अगर हम किताब नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वो शब्द समझ में नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि भाई हमने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे दिया, अब हम नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं इन 35 दिनों के मामा, तो हमारा एक राय होगा, वो है हरिमोहन सक्सेना की किताब। इसके अलावा आपको कोई भी नहीं पढ़ना है, भूगोल की चर्चा हो जाती है यहाँ पर। अगला पॉइंट है राजस्थान की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और कला संस्कृति से संबंधित टॉपिक। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही किताबें पढ़नी है, इसके अलावा आपको कोई भी गाइड भी नहीं पढ़नी है। अगर आपने अभी तक कोई गाइड पढ़ी है तो एक बार उसको साइड में करके छोड़ दो, जितना पढ़ लिया उतना बेस्ट है। परंतु अब आपको क्या करना है, कक्षा 9 और कक्षा 10 की 9 जिसके नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, कक्षा 10 की राजस्थान की कला और संस्कृति की जो किताब है, आपको सिर्फ ये 2 किताबें ही पढ़नी है। इससे क्या होगा कि एक बात कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इन 35 दिनों में। ये जो पूरा पैटर्न बनाया है, ये 35 दिनों को आधार मानते हुए बनाया गया है। इन 35 दिनों में आप इस प्रकार फर्स्ट पेपर की तैयारी बहुत बेखूबी से कर सकते हैं। और जो एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो और ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि उनमें बहुत सारे टॉपिक है, उसी मेन सब्जेक्ट वाले पेपर में भी मिल जाएंगे और फर्स्ट पेपर में भी मिल जाएंगे। दुविधा होती है जो साइंस मैथ वाले होते हैं, हिंदी संस्कृत, उनके लिए होती है, बाकी एसएसटी वालों के लिए कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं। तो राजस्थान के प्रमुख राजपूत राजवंश, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के संबंध, ये सभी टॉपिक वैसे अलग से नाम देकर के नहीं दिया गया है कि सल्तनत के साथ है, इनके संबंध है। अगर आपको ये टॉपिक अलग अलग सल्तनत के साथ संबंध करके देखने हैं कि अलग से ये टॉपिक हो, तो आपको एक किताब मैं नाम बताता हूं जिसका नाम है कक्षा 12 की आरबीएससी की किताब है, जो कि 2018-19 का जो मॉडल है लगभग सभी अभ्यर्थियों के पास मिल जाएगा। अन्यथा अगर वो किताब नहीं मिलती है तो वो किताब हमको कहां से प्राप्त करनी है उसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि आपको पुरानी जो आरबीएससी की किताबें हैं वो कहां से डाउनलोड करनी है, वो मैंने उस वीडियो में बताया, और वो वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐड कर दूंगा। अब वहां से वो वीडियो देख करके देख सकते हैं कि हमको किस प्रकार की वो किताबें प्राप्त हो सकती हैं। कक्षा 12 की आरबीएससी की किताब है, क्योंकि उस समय आरबीएससी की जब किताब चलती थी उस समय एक ही किताब लगती थी कक्षा 12 के इतिहास में। अब तो जैसे एनसीईआरटी की 3 किताबें लगती हैं, उस समय केवल एक ही किताब थी जिसका नाम था भारत का इतिहास, वो किताब है। उस किताब में ये दोनों टॉपिक बड़े ही विस्तार से दिए गए हैं। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर, और राजस्थान और मुगल काल था, उस समय राजस्थान के शासकों के साथ उनके जो संबंध थे, जैसे विशेष संदर्भ में दिया गया है सांगा, प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह, इनके बारे में आपको मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, अगर आपके पास ये किताबें भी उपलब्ध नहीं होती है तब आपको क्या करना है कि हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है आपनो सिलेक्शन पॉइंट है, उसमें इतिहास की क्लासें डाली गई है, और इतिहास की क्लास में जो जैसे ये आप टॉपिक पढ़ोगे
राजस्थान के राजपूत राजवंशावली। इस टॉपिक को जैसे ही आप पढ़ोगे ये दोनों टॉपिक आपके एक साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग राजवंश की हमने पहले से ही क्लासें बना दी है। और अभी जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए थे उनमें इतिहास और कला संस्कृति में जितने भी, इतिहास को तो हमने कंप्लीट कर लिया है, कला संस्कृति के जो भी टॉपिक थे उनमें से 3 या 4 टॉपिक हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं। तो वो टॉपिक आपको और कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो क्लासें डाली गई है वो पढ़ लें। अन्यथा उनकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज करके बता देना, वो पीडीएफ भी हम आपको वहां पर उपलब्ध करवा देंगे। एक बात और बताता हूं कि राजस्थान का कला संस्कृति और इतिहास, हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि इतिहास तो हमने कंप्लीट करवा दिया है, कला संस्कृति के टॉपिक भी आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम से पहले वो भी क्लास हम आपके लिए वो कंप्लीट करवा देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लगातार आप हमसे जुड़े रहें। हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है आपनो सिलेक्शन पॉइंट के नाम से, आप उससे जुड़िए और अपने सगे साथियों भाइयों को भी जोड़िए। और राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, इन्हीं सभी किताबों का जो निचोड़ है वो आपको एक प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क रूप से उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। ठीक है, एक हम जब किसी को वीडियो देख करके या सुनकर पढ़ते हैं तो वो चीज़ याद करने में भी आसान रहते हैं, और उसी निश्चित टाइम पीरियड में, जैसे मान लो कि 50 मिनट की क्लास है तो 50 मिनट में हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, या 1 घंटे की या 2 घंटे की क्लास है तो उस में हमारा वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसलिए वो वीडियो जरूरी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम पहली बार वो वीडियो देख रहे हैं या पहली बार राजस्थान के इतिहास या कला संस्कृति को पढ़ रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं। आप धुरंधर हो, धुरंधर फर्स्ट हो, धुरंधर सेकंड भी हो राजस्थान के जीके में, तो आप एक साथ पढ़ोगे सुनोगे तो इसके साथ धीरे धीरे आपको क्या होगा कि जो भी चीज़ आपने पढ़ी है वो याद हो जाएगी, और जहां पर भी आपने कोई टॉपिक मिस किया है तो वो पॉइंट है वो भी आपके ध्यान में हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको, राजस्थान का भूगोल हमको पढ़ना है कहां से, हरिमोहन सक्सेना, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। अगर आपको लगता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल ही नहीं है, तब आप 9वीं और 10वीं की 2 किताबें पढ़ लें और कोई भी चीज़ नहीं पढ़ें। और अगर उसके बावजूद आपको लग सकता है कि हम इन टॉपिकों को पूरे थोड़े से विस्तार से पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको मैं एक ही चैनल, एक ही क्लास का सजेशन दूंगा, वो है आपनो सिलेक्शन पॉइंट। वहां पर मैंने खुद आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों को जितना भी निचोड़ है वो आपके सामने उन क्लासों में दिया गया है, अध्ययन करवाया गया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये टॉपिक है 1857 की क्रांति, राजनीतिक जन जागरण, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और जनजाति आंदोलन। वैसे ये कक्षा 9 की किताब में दिए हुए हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको पढ़ना है तो आपनो सिलेक्शन पॉइंट है, यूट्यूब चैनल है, वहां पर इनको अपलोड कर दिया गया है। इनके अलग अलग प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, तो आप वहां से इन वीडियो को अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कर ले कि एक साथ किताब पढ़ ले एक बार, और उसके बाद में जैसे ही टाइम मिले तो उसका रिवीजन है इन वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हो। ओके साथियों, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। राजस्थान का एकीकरण भी वहां पर मिल जाता है। इसके अलावा लोक देवता, लोक देवियां, राजस्थान के संत, स्थापत्य कला में हमारा जो टॉपिक है वो मंदिर, दुर्ग का हमने कंप्लीट, दुर्ग वाला टॉपिक चल रहा है। इसके अलावा ये तीनों टॉपिक हमने कंप्लीट करवा दिए। अब एक बात यहाँ पर विशेष रूप से थोड़ा ध्यान में रखना कि लोक देवियां है ना, वो आपको कक्षा 10 और 9 की किताब में नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल पर वो क्लासें डाली हुई है, 4 से 5 क्लासें हैं लोक देवियों से संबंधित है, उनकी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां से देख करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। वहां पर आपको और कहीं से भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। ओके साथियों, राजस्थान के लोक संत है, ये भी टॉपिक हमने करवा दिया है। अगर आप चाहो तो कक्षा 10 की किताब से पढ़ लो, अन्यथा आप हमारे YouTube चैनल की जो क्लास है वहां से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा स्थापत्य कला में मंदिर, दुर्ग, महल, स्मारक, चित्रकला, शैलियां, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, पोशाकें, आभूषण, हस्तशिल्प, लोक संगीत, नृत्य, प्रदर्शन कला, भाषा और साहित्य
और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये सभी के सभी टॉपिक आपको कक्षा 9 और 10 की जो किताब है वहां पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आपको वहां पर पढ़ना है। मैं पुनः एक बात बता देता हूं आपको, विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि अगर आपको लगता है कि इन 35 दिनों में हमें कम से कम और बढ़िया से बढ़िया चीज पढ़नी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन 9वीं और 10वीं की किताबों को महत्व देना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको लगे मन में कि हो सकता है कि इनमें से कोई पर्सन लेवल के आ जाए, तो इन किताबों में थोड़ा कम दिया हुआ है, तो इसके बाद में अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है तो वो है हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वहां पर आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की के जो नोट्स है उनका भी सार मिलेगा। इसके अलावा ये जो किताबें हैं एनसीईआरटी आरबीएससी की, वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और इसके अलावा आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं उनका भी सार आपको वहां पर देखने को मिलेगा, वहां पर उनको अध्ययन भी करवाया गया है। तो इन सभी का क्या होगा कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। इनके बारे में अगर आप पहले से ही कोई गाइड पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपकी इच्छा है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करना है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि उन गाइडों पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तब मैं आपके लिए एक किताब बताता हूं, राहुल चौधरी की है, ज्ञान वितान पब्लिकेशन है राहुल चौधरी की, जो किताब काफी चर्चित है और लगभग जितने भी आरपीएससी के एग्जाम हुए हैं उनमें से जो भी पर्सन बन रहे हैं वो लगभग राहुल चौधरी सर की जो किताब है उसमें से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप वो किताब आसानी से पढ़ सकते हैं, आपको बाजार में उपलब्ध भी हो जाएगी। परंतु विशेष रूप से आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप पहले से ही कोई गाइड पढ़ रहे हैं तो उसमें आप संशोधन नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही हम एक किताब को छोड़ के दूसरी किताब में जाते हैं ना, पाठ्यक्रम वही है, पंचायती राज वाला टॉपिक वही है, राजस्थान का उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय वही है, परंतु उसकी जो परिभाषा है, शब्दावली है, वो थोड़ी परिवर्तन हो जाती है। और जैसे ही वो शब्दावली में परिवर्तन होता है तो क्या होता है कि हमारा दिमाग उन चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, हमारा दिमाग उसको स्वीकार नहीं कर पाता है, जिस कारण हमें क्या लगता है कि हमारा जो याद करने का जो तरीका है या जिस किताब को पढ़ रहे हैं वो कठिन हो रहा है और सिलेबस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारे दिन भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, स्मार्ट रूप से तैयारी करनी है, जो आप पहले पढ़ रहे हैं उसी को ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की समसामयिक घटनाएं के बारे में। अब इनके लिए आपको मैं सिर्फ एक ही किताब बताऊंगा, इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप अभी तक उस किताब के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको वो किताब पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि सेकंड ग्रेड में सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर राजस्थान से संबंधित मुद्दे ही शामिल हैं। तो आपके लिए क्या पढ़नी है, राजस्थान सुजस की जो डेली अपडेट आती है वो ही आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सारी कोचिंगें हैं जहां पर वन लाइनर प्रश्न करवाए जाते हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है, तो आपको उसको छोड़ देना है। और करंट अफेयर्स में 3 महीने का आपको ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे अप्रैल मई और जून, इन 3 महीने को ही ज्यादा महत्व रखना है, क्योंकि अभी तक जितने भी 3-4 एग्जाम हुए हैं उनमें लगभग 2 या 3 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो ही पूछा जा रहा है। तो आप जितना हो सके तो ये सुजस वाली जो मासिक पत्रावली भी आती है और डेली के भी आती है, आप सुजस ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको इसके 2 या 3 पेज जो डेली के होते हैं वो मिल जाएंगे। और आप इसको मत छोड़ना। अगर आप चाहते हो कि राजस्थान के करंट अफेयर समसामयिक मुद्दे में आपके 10 प्रश्न आते हैं और 10 में से 10 अगर सही करना चाहते हो तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। और यही वो पॉइंट रहेगा जिसमें आप सभी जो हमसे जुड़े हुए हो वो आप अपने जो अन्य अभ्यर्थी है उनसे आप आगे निकल पाओगे। देख लो कि मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी, थोड़ी समस्या भी देखने को मिलेगी, सब कुछ छोड़ना भी पड़ेगा इन 35 दिनों में। नींद थोड़ी कम लेनी है, ऐसा नहीं है कि नींद लो मत, 6 घंटे की तो नींद लेनी है।
जैसे रात को 5 घंटे के लिए ली, दिन में 1 घंटे के लिए लेना, ये जरूरी है। क्योंकि जब तक हमारा शरीर रिलैक्स नहीं होगा, आराम नहीं करेगा, तब तक हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकते। महाभारत अगर आपने देखी होगी तो उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ने जिस दिन अभिमन्यु के हत्या की थी, उसके पीछे जिसका व्यक्ति का हाथ था, उसे मारने की जो प्रतिज्ञा दी थी, एक दिन था और सूरज छिपने वाला था, तब भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो रथ था उनको रोका और रथ को रोक करके घोड़े को सहलाने लगे। तब अर्जुन भाव विभोर और कहते हैं कि केशव, सूर्य अस्त हो रहा है, आप जल्दी चलो। तब उन्होंने एक ही बात कहा था कि थके हुए घोड़े हमें युद्ध की विजय की ओर नहीं ले जा सकते, इसलिए आराम भी जरूरी है, खाना पीना भी जरूरी है, ये सभी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक बार क्या कहते हैं कि हम एक टाइम का खाने छोड़ देंगे, इससे हमारा ध्यान भंग होता है, डिस्टर्ब होते हैं, वो नहीं करना है आपको। खाना जरूरी है, ठीक है, नींद भी जरूरी है, ये दोनों चीजें जरूरी है। उसके बाद में ही हमारा मस्तिष्क है ना वो रिलैक्स रहेगा, और मस्तिष्क रिलैक्स रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखना है। और करंट अफेयर्स की जो बात है मैंने बता दी है, राजस्थान सुजस से ही आपको करना है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं भारत का, इसमें सामान्य ज्ञान है जिसमें महाद्वीप और महासागर से संबंधित वैश्विक प्रणाली, पर्यावरणीय मुद्दे, नीतियां, प्रमुख मानव व्यवसाय, जनसंख्या वितरण एवं प्रवसन, ये टॉपिक है। इसके अलावा भारत के भूगोल से भी संबंधित टॉपिक है। ये आपको कक्षा 11 की किताब से मिलेंगे। कक्षा 11 की एनसीईआरटी की किताब है भौतिक स्वरूप के नाम से, और एक जो राजस्थान भारत की बात करते हैं तो उसमें एक ही किताब आती है, वो भी कक्षा 11 की है, भारत के पर्यावरणीय विकास, ऐसा करके उसका भारत का भौतिक पर्यावरण है, ऐसे करके उस किताब का नाम है। कक्षा 11 की ये जो दोनों किताबें आपको लेकर आनी है। अगर अभी आपने नहीं ली है तो अभी ले लो, ये किताबें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। एनसीईआरटी की किताबें आपको हर किसी भी बुक डिपो से वो आपको किताबें मिल जाएगी। आप ये टॉपिक केवल उन 2 किताबों में से पढ़ लो और कहीं से भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब जैसे महाद्वीप और महासागरों के बारे में हम देखते हैं तो कई बार क्या होते हैं कि पूरे ही महाद्वीपों की सभी विशेषताओं को देख लेते हैं या महासागरों की पूरी विशेषता को देख लेते हैं, उतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। महाद्वीपों में ज्यादातर क्या होता है, किसी जनसंख्या का, क्षेत्रफल के आकार के बारे में। महासागरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कौन से महासागर में स्थित है, कौन सी पर्वतमाला वहां पर स्थित है, या जैसे अटलांटिक महासागर है जो अस आकार का है, ये इस अस आकार के दोनों तरफ कौन से देश है, पश्चिम में कौन से देश है, पूर्व में कौन से देश है, या इस अटलांटिक महासागर का उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, या इन महासागरों में कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा उत्तर में है, कौन सी ठंडी जलधारा दक्षिण में है। तो सिर्फ आपको यही याद रखना है, बाकी पूरा विस्तार से हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना नहीं आता है कि अब जैसे मान लो ठंडी जलधारा है, कनारी की ठंडी जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है, तो वो धारा कहां से कहां तक बहती है ये हमको नहीं पढ़ना है। हमको बस इतना ही याद रखना है कि कनारी की धारा, ठंडी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। ज्यादातर एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बड़े विस्तार से हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो कक्षा 11 की जो मैंने किताब बताई है वहां पर इन महासागरों के बारे में और महाद्वीपों के बारे में थोड़ी बहुत विशेषता है, वो आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और भारत का जो भूगोल है वो भी आपको कक्षा 11 की किताब से पढ़ना है। एनसीईआरटी की जो अभी वर्तमान में चल रही है उस किताब से पढ़ना है, और उस किताब में शायद तक उसका नाम है भारत का भौतिक पर्यावरण, ऐसे करके उस किताब का नाम है। और जो महाद्वीप और महासागरों से संबंधित है उस किताब का नाम है, याद रखना है आपको, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये उस किताब का नाम है। हाँ, अब एक चीज और बताता हूं, ये पर्यावरणीय मुद्दे हैं, प्रमुख मानवीय व्यवसाय, जनसंख्या वितरण, इनके बारे में आपको बताता हूं कि कौन से प्रश्न आने वाले हैं। एक तो जो पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुए हैं, जैसे पिछले साल हुए हैं, तो वो कहां पर हुए, उनके कौन कौन से समझौते हैं वो आपको याद रखना है। इसके अलावा पर्यावरण के सुधार हेतु क्या क्या उपाय किए गए हैं वर्तमान में इन 3-4 महीनों में, वो आपको ध्यान में रखना है। आप गूगल पर सर्च मार के देख लेना। और अगला जो
पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन होने वाला है वो कब होगा, कहां पर होगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये समसामयिक मुद्दे हैं। ज्यादातर इनमें पुराने आंकड़े नहीं पूछे जाते, वर्तमान में जो आंकड़े चल रहे हैं वही पूछे जा रहे हैं। तो इस पर्यावरणीय मुद्दे में भी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, यूएनओ के द्वारा जो पर्यावरण हेतु क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, कौन कौन से सम्मेलन कहां पर बुलाए जा रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। यहां पर एक प्रश्न इस प्रकार का जरूर आएगा कि पर्यावरणीय सम्मेलन कहां पर हो रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, वो सम्मेलन अगला जहां पर भी होता है आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और पिछला सम्मेलन है कहां पर हुआ है उसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, उसका नाम है कोप, है COP, कोप करके है। शायद तक 31 या 32वां सम्मेलन चल रहा है, मेरा थोड़ा ध्यान में नहीं है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है इस पर्यावरणीय मुद्दे में। और महासागरों में सिर्फ पवनों की दिशा आपको पूछनी है कि उत्तर में है, दक्षिण में है, ठंडी है या गर्म है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का भी हो गया, अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। अब इसमें कौन सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो बताता हूं कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का GDP में कितना योगदान है, परसेंटों में है, वो ही आपको ध्यान में रखना है। ज्यादा आप ध्यान में मत देना, क्योंकि अगर ज्यादा डीप में जाओगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इस अलग अलग क्षेत्रों का योगदान कितना कितना है, सेवा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र का जो GDP में कुल योगदान है वो ही आपको ध्यान में रखना है, अन्यथा कोई भी पॉइंट आपको ध्यान में नहीं रखना है। भारत के विदेशी व्यापार के रुझान, संरचना एवं दिशा। भारत के जो विकसित देश हैं, विकसित देश जो ज्यादातर क्या रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, उनके साथ किस प्रकार के संबंध हैं व्यापार में, और उनका जो विदेशी व्यापार, जैसे भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना है, किस देश के साथ मतलब सर्वाधिक आयात होता है, किस देश के साथ सर्वाधिक निर्यात होता है, या सर्वाधिक निर्यात वाले शुरुआत वाले 5 देश याद रख लो, सर्वाधिक आयात वाले 5 देशों के नाम याद रख लो। इसके अलावा सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तुओं के 5 नाम याद रख लो प्रारंभ के, या सर्वाधिक आयात होने वाली जो प्रारंभ की 5 वस्तुएं वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और भारत का FDI विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितना है वो भी आपको ध्यान में रखना है, और किस देशों के साथ सर्वाधिक भारत का व्यापार है, और व्यापार संतुलन भी आपको ध्यान में रखना है। व्यापार संतुलन क्या होता है कि आयात और निर्यात, आयात का मतलब अपने देश में आना, निर्यात का मतलब अपने देश से बाहर जाना। अगर ये दोनों बराबर रहता है तो होता है व्यापार संतुलन। अगर हम ज्यादा चीज बेच रहे हैं यानी कि निर्यात करें, तब व्यापार हमारा क्या रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा। अगर हमारा आयात ज्यादा है तो वो हानि का व्यापार रहेगा। ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, और ये जो घाटा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए हम व्यापार घाटा शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, ये दोनों हमारे टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। याद रखना है कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में इनका GDP में योगदान कितना है ये ध्यान में रखना है, और विदेशी व्यापार के बारे में आपको ध्यान रखना है कि आयात और निर्यात भारत का किन देशों के साथ सर्वाधिक है, और कौन से पदार्थ हैं जिनका आयात और निर्यात सर्वाधिक हो रहा है, भारत का व्यापार घाटा किसके साथ सर्वाधिक है, संतुलन किसके साथ सर्वाधिक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अगला पॉइंट है वो देखते हैं। उसमें आता है भारत का संविधान एवं विदेश नीति। अब देख लो कि ये जो पॉइंट दिए हुए हैं विदेश नीति वाला पॉइंट, उसके लिए आपको क्या करना है, 7619761567 इन नंबरों पे आपको एक मैसेज करना है, और भारत की जो विदेश नीति से संबंधित जितने भी जो विशेषता है वो सभी मैं आपको उसकी एक PDF है उपलब्ध करवा दूंगा, क्योंकि उसकी भी एक अलग से किताब है जो कि RBSC की है, वर्तमान में चल रही है। जिस प्रकार 9वीं और 10वीं की चल रही है ना किताबें, 2 पतली पतली छोटी छोटी, उसी प्रकार 11वीं 12वीं में भी 2 किताबें हैं, उसमें भारत की विदेश नीति का जिक्र किया गया है। तो आपको वहां से वो पढ़ लेना है, और अन्यथा वहां पर कोई भी चीज आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी ज्वाइन कर लेना, उसकी वहां पर भी मैं भारत की जो विदेश नीति है उनकी PDF उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मौलिक अधिकार, ये जितने भी टॉपिक हैं आपको कहां से पढ़ने हैं, आपको कक्षा 11 की NCERT की किताब है उसमें से पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कहीं से भी नहीं पढ़ने हैं। उस NCERT की कक्षा 11
की जो किताब है उसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास है। आगे उसकी जो नोट्स है उनके नाम लिखे हुए हैं, किताबें कौन कौन सी है, कौन कौन सा टॉपिक, वो आगे आपको लास्ट में बता दूंगा। तो आपको वहां से पढ़ना है और कहीं से भी नहीं पढ़ना है। कक्षा 11 की इसी किताब से पढ़ना है। राहुल चौधरी सर वाली किताब यहाँ पर मत पढ़ना, क्योंकि उससे क्या होगा, सिलेबस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, समय कम है। तो वहां पर सिर्फ राजस्थान जीके के लिए ही राहुल चौधरी की जो पुस्तक आती है वो पढ़ना है। भारत के जो राजनीति के से संबंधित जो टॉपिक है वो आपको सिर्फ कक्षा 11 की एनसीईआरटी की जो किताब है वहीं से पढ़ना है और कहीं से भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ना, भारत के विदेश नीति, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, ये दोनों टॉपिक मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से देख लेना। इसके अलावा हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं यहाँ पर वापस लिखता हूँ, 7619761567, इन पर आप मैसेज कर देना और इन दोनों की आप पीडीएफ प्राप्त कर लेना। और आपको कहीं से भी ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। और मुझे जहां तक उम्मीद है 99.99% है, जो पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा उसी से ये दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या है, यहाँ पर एक मुद्दा, एक पॉइंट और जोड़ दिया इस बार की समकालीन मुद्दे एवं चुनौतियां। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो समकालीन मुद्दे एवं चुनौतियां हैं, तो उसमें आप क्रोनोलॉजी आप सभी के पास है, तो उसमें पिछले 3 से 4 महीनों के बीच में मोदी की जो विशेष देश है, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे देश हैं उनके साथ यात्रा, उनको ज्यादा महत्व नहीं देना है। विशेष रूप से भारत के पड़ोसी देश और इसके अलावा जैसे जापान, रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इस प्रकार के जो बड़े और विकसित देश हैं, इजराइल जैसे, इन देशों के साथ भारत के जो समकालीन मुद्दे हैं वही आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी सभी देशों के आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। शिक्षा मनोविज्ञान में आपने जो भी किताब पढ़ी है, चाहे कलाम पब्लिकेशन की, फर्स्ट रैंक की, या अवनी पब्लिकेशन की, या नाथ पब्लिकेशन की, या सीकवाल की, या वंदना जादौन मैडम की, तो जो भी आपने जहां से भी पढ़ी है आप वहीं से पढ़ लेना और उसमें कोई भी सुधार नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने ये सभी नहीं पढ़ी है तो एक ऑथेंटिक किताब आती है जो कॉलेजों में लगती है, पीडी पाठक की किताब है, पीडी पाठक की, वो ही आपको ध्यान में रखनी है और अन्यथा कोई भी किताब आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, ये साइकोलॉजी के लिए है। और अगर आपने इस किताब को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते रहें और कोई भी उसमें संशोधन नहीं करना है आपको। और रही बात जैसे सेकंड पेपर में शिक्षण विद्या है, तो त्यागी सर की जो किताब आती है, एसपी त्यागी है शायद उनका नाम है, वो किताबें आप पढ़े, वो ही हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमने आज के इस वीडियो में सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उस पर हमने पूरी चर्चा की है। जैसे राजस्थान का इतिहास हमें कहाँ से पढ़ना है, कला संस्कृति है, तो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति में आपको कक्षा 9 और 10 की किताब है वही पढ़नी है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि हमारी जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है आपनो सिलेक्शन पॉइंट है, वहां पर हमने इतिहास की क्लासों को कंप्लीट किया है और कल्चर की अभी क्लासेस चल रही है, तो साथ साथ आप वो भी एक बार देखते रहे। इससे क्या होगा कि राजस्थान जीके में आपको इतिहास और कला संस्कृति में और कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको प्राथमिकता देनी है तो वो सिर्फ कक्षा 9 और 10 की जो किताबें हैं उनको ही देना है। उसके अलावा अगर आपका मन ऐसा हो कि संतुष्ट ना हो, कई बार क्या होता है कि विद्यार्थियों का मन संतुष्ट होता नहीं है कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो बहुत कम पढ़ा है, तो इसके लेवल को पढ़ना है, हाई लेवल तक पढ़ना है, तब हमारा ऑप्शन, हमारे सामने जो ऑप्शन आता है वो अपना सिलेक्शन पॉइंट है, जहां पर इन्हीं किताबों का सार है। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो गाइड है, बुक है, उनका सार दिया हुआ है राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में। भूगोल में मैंने आपको बता दी थी, HM सक्सेना की किताब है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था में ज्ञान विज्ञान पब्लिकेशन है राहुल चौधरी सर की। राजस्थान की जो राजव्यवस्था से और प्रशासन से संबंधित जो भी टॉपिक है वो आपको सिर्फ ज्ञान विज्ञान पब्लिकेशन राहुल चौधरी सर है उनसे ही करना है, अन्यथा कहीं से भी नहीं करना है। अब क्रोनोलॉजी की बात करें करंट अफेयर्स में, तो क्रोनोलॉजी है उसमें आपको कौन कौन से मुद्दे देखने हैं।
एक तो उद्योग सेवा क्षेत्र में योगदान, दूसरा समकालीन पर्यावरणीय मुद्दे, तीसरा जो टॉपिक है वो आपको कौन सा देखना है, जो पड़ोसी देशों के साथ वर्तमान में किस प्रकार के संबंध है उससे संबंधित अगर कोई टॉपिक हो, और इसके अलावा भारत का विदेशी व्यापार, उनसे संबंधित जो भी पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है वो आपको कहां से करना है, राजस्थान सूजस के नाम से जो मासिक पत्रावली आती है और डेली भी आती है, प्रतिदिन है, वो आपको राजस्थान सूजस का जो पोर्टल है ऑनलाइन है, वहां से आप उसे अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हो, वहां से देखना है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स की बात हो गई है। इसके बाद में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है, इसमें कक्षा 11 की किताबें हैं वो ही पढ़नी है आपको। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, वो ही पढ़नी है, और उसमें आपका ये सभी जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाएंगे, और इसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो नवीन मुद्दे हैं, तो उसमें आप याद रखना कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और भारत की विदेशी व्यापार। इसके अंतर्गत मैंने आपको कौन कौन से मुद्दे बताए थे, जैसे कि कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में जीडीपी में कुल कितना योगदान है वो भी ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा भारत का विदेशी व्यापार घाटे का है, संतुलन का है या फायदे का है, निर्यात कौन सी वस्तु हो रही है, आयात कौन सी हो रही है, सर्वाधिक कौन से देशों के साथ हो रही है, और सबसे कम वाली याद नहीं रखनी है, आयात और निर्यात सर्वाधिक कौन से देशों से हो रही है। शुरुआत वाले जैसे 5 देश होते हैं ना, जनसंख्या में हम याद करते हैं ना, शुरुआत वाले 5 देश और सबसे कम वाले 5 देश, उसी प्रकार आपको आयात और निर्यात जो कि भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित है आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक आता है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, जिसमें भारतीय राजनीति से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो आपको लगभग इस 11वीं की एनसीईआरटी की किताब जो कि 2025 का मॉडल माना जाती है, इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको वहां से करने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भारत की विदेश नीति है, पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बता दिए, वहां पर आप एसएमएस करके वो प्राप्त कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी वो अपलोड कर दूंगा, तो वो भी देख लेना वहां से। ओके, राहुल चौधरी की 11वीं तान की किताब है, ये नहीं पढ़ना है। ये उस समय थी जब हमने शुरू में तैयारी की थी, जिस समय हमारे पास 3 से 4 महीने थे, परंतु अब हमारे पास नहीं है। ज्ञान वितान राहुल चौधरी की जो किताब है वो सिर्फ और सिर्फ हमें राजस्थान की राजनीति और प्रशासन व्यवस्था के लिए ही पढ़ना है, अन्यथा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किताब आपको नहीं पढ़नी है, इसमें कक्षा 11 की किताब है वही पढ़नी है। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान में लगभग आपने अलग अलग प्रकाशन की किताब पढ़ी है। कई विद्यार्थियों ने सीक्वल पढ़ी है, हो सकता है कईयों ने पीडी पाठक पढ़ी है। जिसने पीडी पाठक पढ़ी है वो बहुत बेस्ट किताब है, परंतु अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि कोई विद्यार्थी अब तक सीक्वल पढ़ा है, किसी ने अवनी पढ़ी है, किसी ने फर्स्ट रैंक की पढ़ी है, किसी ने वंदना जादौन मैडम की पढ़ी है, या किसी ने कलाम इंस्टीट्यूट की पढ़ी है, तो याद रखना है वो उसी किताब को दोबारा पढ़ना है, नवीन किताब को नहीं पढ़ना है। एक पर्सन पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो है वो है साइकोलॉजी से और शिक्षण विधि से। इसमें क्या है कि आपको एक ही किताब ज्यादातर पढ़नी होती है, क्योंकि लगभग ये जो ज्ञान पर आधारित, अवबोध पर आधारित आती है, शिक्षण विधि और साइकोलॉजी। फैक्ट बहुत कम आते हैं जो कि आपको सभी किताबों में मिल जाते हैं, परंतु जो ज्ञान की बात है ना, वो जितना आप उसे बार बार पढ़ते रहोगे तो उसी से ही हमारी चीज वो दिमाग में समझ पकड़ेंगे और हम उन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा आज का ये एक चर्चा का मुख्य बिंदु, जिसमें हमने सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है वो हमें 35 दिनों में किस प्रकार तैयारी करनी है। ये पूरी की पूरी योजना 35 दिनों को आधार मानते हुए की है। इससे क्या होगा कि एक तो हमारा मानसिक तनाव कम होगा, क्योंकि इससे हमें सीमित चीजें ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सब कुछ है वो भाग्य पर छोड़ देना है, परंतु हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। 35 दिन है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी विद्यार्थियों को, और बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है। जो भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो एसएमएस करके आप उनसे जो भी चीज है वो पूछ लेना। ठीक है, और सेकंड ग्रेड का एसएसटी वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से
हमने इसका जो एक सेकंड पेपर का जो पाठ्यक्रम था उस पर भी हमने चर्चा कर ली थी पहली क्लास में। अगर आप चाहते हो तो कि 35 दिनों में हम किस प्रकार करें, इस प्रकार की अगर आप क्लास चाहते हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखो 35 दिनों में सिलेबस है 0 से शुरू करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसमें क्या हो सकता है कि हम कुछ हद तक, जैसे मान लो कि आज तक जो भी विद्यार्थी थे वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी लगे हुए थे और जिन्होंने सेकंड ग्रेड की थोड़ी बहुत तैयारी की है, उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है पाठ्यक्रम के बारे में, टॉपिकों के बारे में, तो उनके लिए हो सकता है कि अगर आप चाहो तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। अन्यथा हमारा वीडियो अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पर, आप एक बार अवश्य देखें, ठीक है साथियों। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।